नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल में 2.5 किलो यूरेनियम मिला है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में आज तक यूरेनियम का कहीं भी यूज़ नहीं है और फिर भी ये 2.5 किलो यूरेनियम आया कहाँ से, और इसके अलावा यूरेनियम कैसी प्रोसेस है और किस किस के काम आता है, उसकी पूरी चर्चा, यूरेनियम के बारे में पूरी स्टडी हम करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि नेपाल में ये यूरेनियम आया कहां से। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो यूरेनियम है वो भारत से आया है। तो बड़ी बात ये रह जाती है कि भारत से ये सीमा पार करके कैसे आया। तो वो यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत की भी गलती है और यूरेनियम ऐसे 2.5 किलो आना कोई आम बात नहीं है। उसके बाद मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो यूरेनियम है उसमें लगभग 4 दोषी पाए गए हैं। 4 लोगों के पास ये मिला है 2.5 किलो यूरेनियम, जो कि काठमांडू के बुद्धा हाउस क्षेत्र में मिला है। मैं आपको बता दूं कि यूरेनियम की जो मिनिमम कीमत है वो 400 मिलियन यूएस डॉलर होती है, यानी कि बहुत महंगी यहाँ पे इसकी कीमत होती है। अब इसके नुकसान और फायदे के बारे में जान लेते हैं पहले, क्योंकि ये कितना नुकसान कर सकता था उसका अंदाजा आपको तभी होगा जब इसकी प्रोसेस के बारे में आप जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि इस प्रकार से प्रकृति में सामान्य रूप से स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। इसे खोजने के लिए कई देश भी लगे हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है वो 92 में होता है, लेकिन यूरेनियम 3 अवस्थाओं में मिलता है दोस्तों। यूरेनियम 234, 235 और 236, जबकि 236 एक ऐसी स्टेज है जिस पर पहुंचने पर यूरेनियम यहाँ पे फटने लग जाता है, यानी कि विस्फोट होने लग जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा सेफ यहाँ पे 235 ही प्रकृति में और यहाँ पे यूजेज में लाया जाता है। यूरेनियम का जो पार्ट 235 होता है, यानी कि 292, 235 जो यूरेनियम होता है वही यूज में लाया जाता है, जबकि 234 भी बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो अब ये प्रोसेस कैसे करता है उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यूरेनियम के यूजेज क्या हैं। यूरेनियम को परमाणु भट्टी में यूज किया जाता है ताकि बिजली बनाई जा सके। उसके अलावा यूरेनियम को परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है, जिससे बहुत बड़ा विध्वंस आ सकता है। और काफ़ी देश यूरेनियम की खोज इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो परमाणु बम बनाकर महाशक्ति के रूप में आ सकें। तो दोस्तों जितने भी बड़े देश हैं वो यूरेनियम को इसीलिए तलाश रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये उपयोगी पदार्थ भी है अगर हम इसका बिजली में उपयोग करें, क्योंकि इसके जो ब्लास्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे मुक्त करते हैं। लगभग एक विस्फोट छोटे से यूरेनियम का लगभग 21.4 मेगाहर्ट्ज की एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे यूरेनियम से बिजली बनाई जा सकती है। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों कि यूरेनियम एक बार जो ये श्रृंखला शुरू हो जाती है विस्फोट की, तो उसे रोकना इम्पॉसिबल होता है। यानी कि एक बार ये श्रृंखला शुरू हो गई तो उसे रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है। हिरोशिमा नागासाकी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसके अलावा यूरेनियम की और ज़्यादा स्टडी करें तो ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको बता दूं। तो यूरेनियम को एक मुक्त न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है और यूरेनियम 235 मुक्त न्यूट्रॉन को पाकर यहाँ पे 236 बना लेता है, और जिसके कारण उसका यहाँ पे विखंडन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही विखंडन होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है और विस्फोट होना शुरू हो जाता है। तो आप ये सोचेंगे कि वो लोग जो 2.5 किलो यूरेनियम लाए थे उनका जो यूरेनियम था वो फटा क्यों नहीं। तो उसके लिए भी एक रीज़न है दोस्तों कि परमाणु बम की प्रोसेस में भी यही टेक्निक होती है। तो आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि इतना मुक्त न्यूट्रॉन तो कहीं भी मिल जाएगा जिसके कारण ये कहीं भी फट सकता है। जी हाँ दोस्तों, सही बात है, लेकिन इसे फटने के लिए भी एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है। इसमें एक थ्रेशोल्ड मास की ज़रूरत होती है, यानी कि एक ऐसा द्रव्यमान होना चाहिए जिसके बाद ही ये यहाँ पे फटेगा। मिनिमम द्रव्यमान की ये मात्रा ही इसे फटने के लिए मजबूर करती है। तो दोस्तों यूरेनियम को थ्रेशोल्ड मास से कम मास के टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिसके कारण इसके सामने कोई मुक्त न्यूट्रॉन भी आता है तो भी ये नहीं फटता। तो दोस्तों इसी के प्रोसेस के जरिए वो लोग यहाँ पे लाए थे इतना यूरेनियम। मैं आपको बता दूं कि नेपाल में कोई भी परमाणु भट्टी में भी ऐसा यूज़ नहीं होता जिससे कि बिजली बनाई जा रही हो यूरेनियम से।
तो यानी कि नेपाल में ये यूरेनियम का काम नहीं है। इसके अलावा नेपाल में कोई परमाणु बम बनाया भी नहीं जा रहा जिससे कि यूरेनियम का यूज़ हो। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि नेपाल में यूरेनियम नहीं था। बताया जा रहा है कि इन लोगों में 2 लोग 20 साल के हैं और 2 लोग 40 साल के हैं। उनका कहना है कि उनके पिताजी पहले परमाणु भट्टी के इस प्रोसेस में काम करते थे भारत में और वो लाए थे वहाँ से यूरेनियम। तो यहाँ पे एक बात देखा जाए तो वो कैसे ले आए ऐसे यूरेनियम, इतना डेंजरस पदार्थ ऐसे कैसे आ गया नेपाल में, ये भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत की भी लापरवाही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेपाल की भी लापरवाही है। लेकिन नेपाल ने अपनी लापरवाही सुधार ली है क्योंकि अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन चारों जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। अभी तक इसके साक्ष्य संपूर्ण एवं बढ़िया तरीके से नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से ही ये मिलेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा, अगर नॉलेजफुल मिला, अगर आपको यूरेनियम के बारे में नॉलेज अच्छे से मिला तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।